सभी मास्टर ट्रेनर्स को मेरा सादर अभिनंदन और प्रणाम। शुरू से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है शिवव्रता कर। मैं जीपीडीपी जब शुरू हुआ तो ये मैं और मेरे टीम मिलकर शुरू किए थे, डिज़ाइन किए थे मिनिस्ट्री पंचायत राज के अंदर, और फिर धीरे धीरे हमने पूरे भारत में उसको लागू करवाया, पूरे कंट्री में लागू करवाया, और उसके ऊपर धीरे धीरे हमने रिसर्च किया और फिर उसको डेवलप करते गए, और अभी बहुत सारे डेवलपमेंट अभी भी बाकी है। ये 15 में शुरू हुई और आप 7-8 साल के अंदर हम बहुत आगे आ चुके हैं। तो ये थीम के ऊपर तो हम आएंगे, लेकिन उसके पहले आज की जो दिन भर में जो चर्चा हुई आपके साथ, जितने सारे हमारे रिसोर्स पर्सन आए थे जो बात कह रहे थे, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा लाइट डालना चाहूँगा, थोड़ा सा चर्चा करना चाहूँगा कि यहाँ से आप निकलने के बाद जो 3 दिन के लिए आप यहाँ पर आए हैं एज ए मास्टर ट्रेनर, यहाँ से निकलने के बाद आप करेंगे क्या? सबसे पहला सवाल ये आपको पूछना चाहिए, खुद को पूछना चाहिए कि यहाँ से जाने के बाद मुझे करना क्या है। आपको जितना भी यहाँ दिया जा रहा है, जितना टॉपिक्स, जितने सब्जेक्ट्स के ऊपर आपको यहाँ बताया जाएगा, ये सब्जेक्ट तो आप पढ़ भी सकते हैं, लेकिन करेंगे क्या? जिसको आप पढ़ाएंगे, यहाँ तो आप ट्रेनर हो इसलिए आप पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, देख रहे हो, लेकिन जिनको आप पढ़ाने जा रहे हो, जैसे कि आपको कहा गया कि पीआरआई फंक्शनरीज हो, पीआरआई रिप्रेजेंटेटिव्स हो या कोई कम्युनिटी लीडर्स हो, इनको अगर आप पढ़ाने जाओगे तो ये 6 बजे तक बैठेंगे नहीं। और आपको पता है कि ये समझने के लिए आप 9 से 6 बजे तक बैठे, और कल भी बैठेंगे, परसों भी बैठेंगे। ये आपको पता है कि ये जानकारी हासिल करने के लिए आपको ये 8-9 घंटे 3 दिन तक बैठना है। लेकिन जो आपके ऑडियंस होंगे, क्लाइंटेल जो आपके होंगे, वो इतने टाइम आपके साथ बैठेंगे नहीं। तो आप सब्जेक्ट उनको बताएंगे कैसे? यहाँ से जो लेके जाएंगे आप उनको बताएंगे कैसे? तो करेंगे क्या? बताना तो मुश्किल है, इतना टाइम तो आप ऑडियंस को नहीं रख सकते अपने साथ। यहाँ आपकी कंपल्सन है, आप इसलिए बैठ गए, लेकिन वहाँ पर किसी का कोई कंपल्सन होगा नहीं कि वो बैठेगा नहीं। तो आप करेंगे क्या? तो पहले आप ये सोचिए कि यहाँ से निकलने के बाद आपका ड्यूटी क्या है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें एक सुस्त गाँव, हमें एक अच्छा गाँव बनाना है। बस यहीं से हमारा ऑब्जेक्टिव शुरू होता है, हमारा गोल शुरू होता है कि हमारे जो एरिया ऑपरेशन है, जहाँ पर आप काम कर रहे हो, उस पूरे एरिया को एक सुंदर एंड स्वावलंबन गांव बनाना आपका लक्ष्य है। यही तो, इसी के लिए हम काम कर रहे हैं। करेगा कौन? आप नहीं करने वाले हो, वो लोग करेंगे। रिप्रेजेंटेटिव्स हो या कमिटी मेंबर्स हो, जो भी टास्क फोर्स मेंबर्स हो, दे विल डू द वर्क। यू आर ए फैसिलिटेटर। सबसे पहला आपका रोल हुआ फैसिलिटेटर। तो आप फैसिलिटेट करेंगे उनको ये काम करने के लिए। तो कर क्या रहे हैं? वो जीपीडीपी बना रहे हैं। तो पहले आपका फोकस वहाँ होना चाहिए जीपीडीपी के ऊपर। जीपीडीपी में क्या हो रहा है? एक पंचायत की प्लान बन रही है, कैसे भी बना रहे हैं, कहीं से भी बन रहा है, सही बन रहा है, गलत बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, लेकिन बन तो रहा है। तो प्लान को आपको स्ट्रेंथन करना है। देखिए आपका रोल कहाँ से शुरू हो रहा है। मैं अभी तक थीम में आया नहीं, ये थीम को मैं आऊँगा थोड़ी देर में, लेकिन उसके पहले मैं आपका जो परेशानी है उसके ऊपर मैं आ रहा हूँ। तो जो जीपीडीपी बन रहा है, भारत सरकार ने कहा कि हमें अभी उसको रिपोर्टिंग करना है, क्योंकि एसडीजी इज अ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जहाँ पर कंट्री को रिपोर्टिंग करना है कि आपका डेवलपमेंट का इंडेक्स क्या है। 17 गोल में 17 एरियाज में अपने कंट्री को रिपोर्टिंग करना है, दिखाना है कि हमारा ग्रोथ रेट कहाँ पर पहुँचा है, कैसे कैसे हमने ग्रो किया है। तो कंट्री बोल के कोई एंटिटी होता नहीं है, एंटिटी हमेशा एक परिवार होता है। डेवलपमेंट परिवार की होती है, परिवार से बढ़ते 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 हम पूरे कंट्री तक आते हैं। तो अगर परिवार का डेवलपमेंट नहीं हुआ, गांव का होगा नहीं, गांव का नहीं हुआ, पंचायत का नहीं, ब्लॉक का नहीं, डिस्ट्रिक्ट नहीं, स्टेट नहीं, कंट्री नहीं। तो हमारा डेवलपमेंट का सबसे नीचे वाला कंपोनेंट होता है परिवार। तो उसी का डेवलपमेंट करना जरूरी है, उन्हीं को ऊपर लेना जरूरी है। तो जैसे ही जैसे जीपीडीपी बनता है, जीपीडीपी का भी ऑब्जेक्टिव यही है कि हम परिवार का डेवलपमेंट करें, रूरल डेवलपमेंट करें, वल्नरेबिलिटी डेवलपमेंट करें। तो एसडीजी का फिर रोल क्या आ जाता है, आप पूछोगे, या फिर आपसे कोई पूछेगा कि आप तो जीपीडीपी वही कर रहे हो, फिर एसडीजी कहाँ से आ गया, एलएसडीजी कहाँ से आ गया? ये एलएसडीजी जो अभी ऐड हो रहा है, दैट इज टू मेजर योर डेवलपमेंट। जो आप काम कर रहे हो, सही मायने में कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसको आपको मेजर करना है। पिछले 50-100 साल से तो हम काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट का काम हो रहा है, पैसे खर्च हो रहे हैं, लेकिन कितना डेवलपमेंट हुआ उसका डाटा आज तक हमारे पास नहीं है, किसी के पास भी नहीं है कि
एवरी एरिया में, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, वाटर हो, एग्रीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर हो, एनिमल हस्बेंड, जितने भी डिपार्टमेंट है, कोई डिपार्टमेंट का ग्रास रूट का डाटा, डेवलपमेंटल डाटा आज भी हमारे पास सही तरीके से किसी भी राज्य के पास नहीं है, एक दो राज्य को छोड़ के। तो यहां पर काम शुरू हुआ एसडीजी का। एसडीजी ग्लोबल गोल्स बन गया, 17 गोल्स बना दिए, 169 टारगेट्स बन गए, 231 इंडिकेटर्स बने। आपने देखा यहाँ पर मैडम ने दिखा रहे थे कि 231 इंडिकेटर्स भी उन्होंने बनाया। ये ग्लोबल टारगेट्स, ग्लोबल इंडिकेटर्स। जब हम कंट्री में आए, इंडिया में जब इसको हमने देखा दोबारा, तो देखा कि ये बहुत भास्ट हो जाता है। तो इंडिया में जब देखा गया, इसको एनालाइज किया गया, कि देखा गया कि ये इंडियन कंटेक्स्ट इज डिफरेंट देन द ग्लोबल कंटेक्स्ट। पूरे दुनिया का जो कंटेक्स्ट बना जाता है, जिसके ऊपर ये टारगेट और इंडिकेटर बनाया गया था, इंडिया इतना बड़ा है कि उसके लिए ये सब नहीं बैठता है, सही नहीं बैठता है। तो इसको रीवर्क किया जाए। तो रीवर्क करने के लिए आप तो एसडीजी को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये ग्लोबल फेनोमेनन है। तो इन्होंने क्या किया, नीति आयोग इसके ऊपर एक रिसर्च शुरू किया। क्योंकि जब ग्लोबल टारगेट्स बने, एसडीजीज बने और उसके टारगेट्स बन गए, गोल्स एंड टारगेट्स, ये 2015 सितंबर को रिलीज कर दिया गया, ताकि 2016 से इसको लागू कर दिया गया था 15 साल के लिए, 16 से लेकर 30 तक। लेकिन सितंबर में जब ये एसडीजीज लॉन्च हुआ, 15 सितंबर अक्टूबर में जब एसडीजी रिलीज हुआ ग्लोबली, उसके साथ कोई इंडिकेटर नहीं था, क्योंकि तब तक इंडिकेटर, ग्लोबल इंडिकेटर बने नहीं थे। ग्लोबल इंडिकेटर बनने के लिए 1 साल और लग गया। 2016 अंत होते होते ग्लोबल इंडिकेटर की एक लिस्ट बनकर आ गई। तो बाई 2017 जनवरी तक एक ग्लोबल इंडिकेटर की लिस्ट हमारे पास पहुंच गई थी। जब उसको हमने देखा, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसी को देखा, तो नीति आयोग को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया कि आप इसको थोड़ा आगे लेके जाओ। मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप भी ट्रेनर्स आगे आपका रोल भी ट्रेनर होगा। कोई अगर आपको पूछे तो आपके बैकअप माइंड में ये इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। आपको पता होना जरूरी है कि क्यों ये लिंकिंग किया जा रहा है, क्यों ये एक्सपेरिमेंटेशन किया जा रहा है जीपीडीपी के साथ, आपको ही पता होना चाहिए। तो 2017 में जब ये आ गया, 2017 में नीति आयोग को कहा गया कि आप इंडियन फ्रेम में इंडिकेटर बनाओ। तब इंडियन कंटेक्स्ट में एनआईएफ बनना शुरू हुआ, नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क, एनआईएफ। इसको बनाते गए और सब स्टेट को दिया गया। स्टेट को बताया गया कि जो एनआईएफ है ये रिजिड नहीं है, आप अपने स्टेट के लिए इसको थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हो, ऐड डिलीट भी कर सकते हो। तो स्टेट को ये ऑप्शन दिया गया था कि आप अपने स्टेट के हिसाब से स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क बनाओ, एसआईएफ। पहले नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया, स्टेट को दे दिया। उनको बोला गया कि आप एसआईएफ बनाओ, जो अभी तक हर स्टेट में बनी नहीं है, कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन गवर्नमेंट को भी पता था कि एसआईएफ बनने के लिए टाइम लगेगा, क्योंकि पूरे स्टेट के पास इतने कैपेसिटी है नहीं कि वो बैठ के पूरा मंथन करके एसआईएफ बनाए स्टेट लेवल में, टाइम लगेगा। तो इसी बीच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक और कदम आगे बढ़ा, उसने जीपीएलआई, या इसको एलआईएफ कहा जाता है, लोकल इंडिकेटर फ्रेमवर्क। लोकल इंडिकेटर फ्रेमवर्क को जीपीएलआई भी कहा जाता है, ग्राम पंचायत लेवल इंडिकेटर्स। ये बनकर तैयार किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जिसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी रखा गया कि किसी स्टेट में अगर चाहा तो 4-5 इधर उधर कर सकते हैं। अभी आपका फोकस है जीपीएलआई के ऊपर होगा। जब ये पीडीआई की बात कही, ये पीडीआई इज आल्सो फोकसिंग ऑन जीपीएलआई, एलआईएफ या जीपीएलआई, समझ में आ रहा है? लोकल इंडिकेटर फ्रेमवर्क आप लिख सकते हो उसको, या फिर जीपीएलआई, ग्राम पंचायत लेवल इंडिकेटर के नाम दिया गया, ताकि ये इंडिकेटर डेवलपमेंटल एक्टिविटी को मेजर करने के लिए बनाया गया। ये था हमारा बैकग्राउंड वर्क। तो आप बोलोगे ट्रेनर इसको लेके करेगा क्या? एक ट्रेनर का क्या रोल है, इसको लेके करना क्या है? तब तक देखिए 2019 तक, 2020 और 21 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइमल्टेनियसली कहा कि 17 गोल को इंडिया में लागू करना मुश्किल है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। ये हंगर और पॉवर्टी अलग अलग कैसे होता है? इंडिया में ये अलग अलग नहीं माना जाता है। बाहर में इसको मानते हैं अलग होता है हंगर और अलग होता है पॉवर्टी। इंडिया में दोनों को मानते हैं एक, यार भूखा हो तो पॉवर्टी भी है, या पॉवर्टी है तो भूखा, ये सब ऐसे एक साथ मानते हैं। तो इंडियन कंटेक्स्ट में देखा गया कि ये 17 गोल अलग अलग नहीं माना जा सकता। तो इसको बहुत सारे मंथन के बाद 9 थीम में लाया गया। एक हंगर बना दो लाइवलीहुड के साथ,
एक हेल्थ बना दो, एक एजुकेशन बनाओ। ऐसा करके 9 थीम को पहले डिसाइड किया गया। ये 9 थीम क्यों बनाया गया? ताकि आप जो प्लान बना रहे हो पंचायत में, पंचायत के ऊपर ब्लॉक में, फिर डिस्ट्रिक्ट में, जैसे देवराड़ी साहब कह रहे थे कि जीपीडीपी के बाद फिर बीपीडीपी बना, फिर डीपीडीपी बना, ये सब हो रहे हैं। तो इस लेवल पे भी आपको थीम वाइज रिपोर्टिंग करना है। अब ये जो थीम के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी यहाँ पर कि ये रिपोर्टिंग कैसे किया जाएगा, ये डाटा कैसे कलेक्ट किया जाएगा। एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड डाटा। ये डाटा कलेक्शन करने के लिए आप तो नहीं करोगे, बिकॉज यू आर ए ट्रेनर, यू डोंट हैव द अथॉरिटी टू कलेक्ट डाटा। आपको ये अथॉरिटी भी है नहीं कि डाटा कलेक्ट करो। डाटा का मालिक भी आप नहीं हो कि आप दे भी नहीं सकते। तो डाटा किसके पास है? पंचायत के पास। अगर वो काम कर रहे हैं, अगर वो एवरीथिंग मेजर भी कर रहे हैं, तो डाटा उन्हीं के पास है। दे कैन गिव द डाटा। आपका डाटा के साथ कोई मतलब नहीं है, कोई सरोकार नहीं है, कोई ताल्लुकात भी नहीं है कि डाटा लेके आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो आपका रोल नहीं शुरू होता है कि भैया डाटा भी आपका है, काम भी आपका है, शेयरिंग भी आपको करना है। तो ये तीनों काम जो पंचायत को करना है, ये आपको फैसिलिटेट कराना है। आई बात समझ में? काम उन्हीं का है, डाटा कलेक्शन भी उन्हीं का है, रिपोर्टिंग काम भी उन्हीं का है। तो ये जो तीनों स्टेप का काम है, आपको इन्हें एजुकेट करना है। तो जीपीडीपी चल रहा है। जीपीडीपी में बहुत सारे स्टेप्स हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस हैं। आपने पीआरए भी किए होंगे, बहुत सारे आप लोगों को एक्सपीरियंस होगा कि पीआरए करके डाटा कलेक्शन किया जाता है कि नहीं। उसमें आप देखिए कि जो हमारी परेशानियां, जो इश्यूज को आइडेंटिफाई किया जाता है। सवेरे बात हो रही थी प्रायोरिटाइजेशन की, प्राथमिककरण की बात भी हो रही थी, राइट। तो आपने कभी ध्यान दिया, आप सब एनजीओ के साथ जुड़े हैं, कभी आपने ध्यान दिया कि जब एक मुद्दा उठकर आता है, एक इशू आइडेंटिफाई किया जाता है, कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होता है, तो ये प्रॉब्लम क्या है? कभी आपने देखा कि जब काम हो जाता है, जब प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट होता है, तो सबका रेस्पॉन्सिबिलिटी यही होता है कि देखो भैया, आपने कहा था रास्ता बनाओ, हमने रास्ता बना दिया, अभी आप इसको मेंटेन करो। देखो हमने आपको एम्बुलेंस दे दिया, मेंटेन करो। देखो हमने आपको स्कूल दे दिया, मेंटेन करो। जो हम बना देते हैं एसेट, या जो सोल्यूशन हम दे देते हैं, उसके बाद जिम्मेदारी उनके ऊपर छोड़ते हैं कि आप इसको मेंटेन करो। उनके ऊपर ओनरशिप डाल देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं ओनरशिप, राइट। लेकिन एक जगह में हमारी चूक हो गई। जीपीडीपी बनाते वक्त भी हमारी एक जगह में चूक हो गई थी कि ओनरशिप जो पंचायत को डेवलप करना था, ओनरशिप जो लोगों को, परिवारों को डेवलप करना था, ये सोल्यूशन के ऊपर ओनरशिप की बात हम नहीं कर रहे। हमारा आइडिया था ओनरशिप ऑन द प्रॉब्लम। अगर ये प्रॉब्लम को ओन करते तो सोल्यूशन का डिमांड और मेंटेनेंस वो खुद करते, सस्टेनेंस हो जाता। प्रॉब्लम उनका नहीं है, प्रॉब्लम हमारा है। माल न्यूट्रिशन हमें दिखता है, हमको कुछ बोलते हैं कि भैया माल न्यूट्रिशन चल रहा है, हमें दिखता है कि यहाँ पर नेटवर्क नहीं चल रहा है, यहाँ पर इंटरनेट नहीं आ रहा है, हमें दिखता है। प्रॉब्लम हमारी है, हम इसके ऊपर उनको एडवाइस करते हैं, एजुकेट करते हैं, फिर प्रोग्राम बनता है। जिस दिन आप निकल गए, सोल्यूशन भी आपके साथ गया। ये जो परेशानी होती है, इससे एड्रेस करने के लिए अभी एलएसडीजी को फोकस में लाया गया। मैं आज सिर्फ बैकग्राउंड बता देता हूं, क्यों आप यहां से जाने के बाद करेंगे क्या। आप पहले ये समझ लो कि यहां से जाने के बाद आप करोगे क्या। यहां से जाने के बाद आपको देखना है जीपीडीपी क्या है, जीपीडीपी होता कैसा है। क्योंकि एलएसडीजी इज डिपेंडेंट ऑन जीपीडीपी, पीडीआई इज डिपेंडेंट ऑन जीपीडीपी। तो ये जो पीडीआई आप देखें, उसके बाद एक और डॉक्यूमेंट भी आपको देखना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड ई ग्राम स्वराज। इसको भी आपको देखना होगा। मुझे लगता है कि आप लोग सब जानते होंगे ई ग्राम स्वराज के बारे में। अगर नहीं भी जानते, गो टू द साइट, ओपन इट। वहाँ पर एक एक्टिविटी का आपको मेनू में मिलेगा, एक्टिविटी। इस एक्टिविटी को डाउनलोड करके आप देख लो एक बार, क्योंकि जैसे जैसे आपका ये थीम आगे चलेगा, काल परसों तक आपका कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। कौन सा काम पंचायत ले, कौन सा काम कहां पर रिफ्लेक्ट करे, ये कंफ्यूजन रहेगा। अगर कहां पर एक काम ले लिया तो उसको किस में रिफ्लेक्ट करेगा। इसके साथ टाइड अनटाइड फंड का भी कंफ्यूजन आ रहा है। तो ये पूरा कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एक्टिविटी इज
सर्टिफाइड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने पूरा लिस्ट बना रखा है, करीब करीब 700 से ज़्यादा एक्टिविटी का लिस्ट बना रखा है ये 9 थीम के लिए। कौन कौन सा एक्टिविटी को आप पंचायत में डाल सकते हैं। तो पंचायत में जितने एक्टिविटी वो लोग प्लान कर रहे हैं, पहले उनको आपको बताना पड़ेगा एज ए फैसिलिटेटर, क्योंकि पंचायत अभी देख नहीं पाएंगे। आपको देखना है कि ये जो एक्टिविटी, मानो पंचायत ने कहा कि हम यहाँ पर, जैसे कि आप सवेरे बात हो रही थी कि वहाँ उन्होंने एक प्रोविज़न किया कि गांव से CHC तक या हेल्थ सेंटर तक एक कैरियर सिस्टम लागू करेंगे। 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया जो भी खर्च हो रहा है उसको प्रावधान में लाया जाएगा पंचायत के प्लानिंग में। गांव से कॉमन हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर तक उनको उठा के ले जाएंगे। जो 100-500 रुपया खर्च होता है उसको बजट में ले लिया, ठीक है। अभी ये एक्टिविटी पूरे 9 थीम में कहाँ पर फिट बैठता है, क्योंकि ये जो 700-800 एक्टिविटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिस्ट बना रखा है, आप उसको देखो कि ये कहाँ पर फिट हो रहा है। गोल नंबर 2 में हो रहा है, 3 में हो रहा है, 4 में, 5 में, कहाँ पर फिट हो रहा है। जहाँ पर फिट हो रहा है पंचायत को बताना है कि आप वहाँ पर यही थीम को मेंशन करना है। जो प्लान GPDP बन रहा है वहाँ पर वो थीम को थोड़ा मेंशन करें कि ये एक्टिविटी किस थीम में जा रहा है। ये आपका काम हुआ, फैसिलिटेशन का काम। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि 9 थीम में है क्या, क्या क्या इश्यूज के बारे में बात की जा रही है, क्या क्या एक्टिविटी उसमें, क्या क्या गोल्स है, लोकल गोल्स क्या है, कौन सा एक्टिविटी इसमें रखा गया है, PDI कहां पर फिट होता है, यहां पर जो इंडिकेटर्स कहां पर फिट होता है। ये गोल में आपको पता चलेगा थीम में कि पूरे के पूरे काम इंडिकेटर बेस्ड हो जाता है। तो PDI इज वेरी क्रूशियल, PDI को समझना बहुत जरूरी है। ऑल इंडिकेटर, जितने 580 इंडिकेटर के बारे में आप मैडम बात करिए, ये 580 इंडिकेटर का लिस्ट आपको प्रिंट आउट लेके रखना है। ये वेबसाइट में है, अवेलेबल है। तो इसको आपको साथ में लेके रखना होगा कि ये इंडिकेटर्स है क्या। और ई ग्राम स्वराज पोर्टल से जाके थीम्स का एक प्रिंट आउट भी लेना है। 709 एक्सेल शीट्स मिलेंगे आपको, 9 एक्सेल शीट्स। एक्सेल शीट में आपका पूरा का पूरा एक्टिविटी का लिस्ट मिल जाएगा। मैं कल टाइम मिलेगा तो आपको एक थोड़ा सा दिखा दूंगा कि वो कैसा दिखता है। ये दोनों रखने के बाद तीसरा थॉट आपका है कि जो एक्टिविटी वो पंचायत में जो सिलेक्ट कर रहे हैं, जो लिस्ट कर रहे हैं हमारे इश्यूज, जिसको प्लान में डालने की बात हो रही है और जिसको प्रायोरिटाइज करना है। हमारे आज के दिन में हम जब प्रायोरिटाइज करते हैं, गांव में हम शुरू कर देते हैं, आप बताओ कौन सा 1 नंबर में रखें, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस हो जाती है। जो पावरफुल होते हैं बोलते नहीं इसको 1 में रखो, इसको 2 में रखो, भले ही ये 1 में आना चाहिए, लेकिन पावर स्पीक्स, पावरफुल पीपल उसको डोमिनेट कर लेते हैं। और एज ए फैसिलिटेटर आपके पास भी कोई हथियार नहीं होता कि आप इसको कैसे सेट करें। लेकिन एज ए ट्रेनर, एज ए फैसिलिटेटर, आपको भी पता होना चाहिए कि ये जो प्रायोरिटी करना बहुत आसान काम है। प्रायोरिटाइज करना, गांव में कोई भी इशू को पेयर रैंकिंग में आप प्रायोरिटाइज कर सकते हो। पेयर रैंकिंग पता है किसको? पेयर रैंकिंग कल मैं दिखा दूंगा। पेयर रैंकिंग 5 मिनट का काम है। कितने भी एक्टिविटी को लिस्ट बन गया, उसी को आप एक व्हाइट पेपर में यहाँ डालना है, लिखना है लोगों के सामने, बोलो आप इसको नंबरिंग डालो, वो नंबर डालते जाएंगे और अपने आप प्रायोरिटी बनता जाएगा। उसमें कोई पावर स्ट्रक्चर नहीं है, कोई दादागिरी नहीं है, कोई लाठी भैंस वाली कहानी भी नहीं होगी। ये जो प्रायोरिटी मैट्रिक्स का जो इशू चल रहा है गांव में, जिसको लेके पंगे हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, आपको एज ए ट्रेनर ये फिक्स करना है। प्रायोरिटी मैट्रिक्स कल मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे प्रायोरिटाइज करना है। 6, 7, 8, 10, 50 एक्टिविटी में से आपको 5 चुनना है, तो आप 5 ही चुनकर उन्हीं के जरिए आप बोलोगे आप चुनो, 5 निकल कर आ जाएंगे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, किसी का भी दुख नहीं होगा, क्योंकि उन लोग जो बताएंगे उसी हिसाब से बनेगा। मेजॉरिटी वॉइस के साथ ये प्रायोरिटी बन जाती है। ये बहुत आसान तरीका है। कल में टाइम मिलेगा तो 10 मिनट के अंदर उसको भी आपको दिखा दूंगा। दैट विल बी योर रोल। तो ये जो 2 दिन के अंदर हम ज़्यादा फोकस करेंगे ऑल थीम्स के अंदर। जितने भी थीम्स आपको यहाँ दिखाया जाएगा, 9 थीम, उसके अंदर आपकी रोल अहम है। एज ए ट्रेनर यू हैव ए वेरी लिमिटेड टाइम टू लर्न। आपके पास वक्त नहीं है सीखने का। आज मुश्किल से 2-3 दिन आपको मिला सीखने के लिए, वरना बाकी टाइम तो आप फील्ड में हो, बाकी टाइम तो लोगों के साथ हो। पढ़ने का टाइम कहाँ है? सवेरे 8 बजे निकले, रात को 12 बजे रिटर्न आते हो।
पढ़ोगे कब, देखोगे कब, सीखोगे कब, ये टाइम नहीं मिलता है। इसलिए मैं बोला ना, आज ए ट्रेनर हमें जब टाइम मिलता है पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, तो हम पूरे दिन 12-14 घंटे इस्तेमाल कर लेते हैं। 2015 में हमने एक राइट्सअप की थी। राइट्सअप के नाम सुना आपने? वर्कशॉप के नाम सुनते हैं, राइट्सअप के नाम सुना कभी आपने? हमने पहली बार इंडिया में राइट्सअप करवाई। 2 राइट्सअप, एक केरला में और एक गुवाहाटी में। राइट्सअप में हम 15-15 स्टेट्स को, 14 स्टेट को बुलाया था, उनके एक्सपर्ट्स को, कि यहाँ पर गाइडलाइन बनानी है। आ जाओ, 5 दिन का प्रोग्राम है। सब वर्कशॉप समझ के आ गए। राइट्सअप सोचे कि गलती से लिख गया है वो वर्कशॉप होगा, गलती से राइट हो गया, तो आ गए, सब पहुंच गए पूरे स्टेट वाले। केरला में हम लेके चले गए किला के अंदर, वो एक जंगल है ऐसा ही पूरा, वहाँ से निकलना मुश्किल है, तो वहाँ सब घुस गए। पहला दिन 9, साढ़े 9 बजे शुरू हुआ, हम सवेरे शाम 7 बजे तक ख़त्म कर दिया। और हमारे साथ ही हमारी जॉइंट सेक्रेटरी साहिबा शारदा मुरलीधरन, उनको कहा गया था, मैडम आपको थोड़ा चाबुक चलानी है, बाकी काम हम संभाल लेंगे। अगले दिन से हमारा सेशन शुरू हुआ सवेरे 7 बजे और ख़त्म हुआ रात को 12 बजे, और ये सिलसिला 5 दिन तक चला। पूरा जेल के हिसाब से सवेरे 7 से शुरू होता है, रात को 12 बजे ख़त्म। 5 दिन तक ये सिलसिला जारी रहा। छठे दिन हमने उसको क्लोज किया, सबको बोला घूम घाम के जाओ, स्टेट चले जाओ। बिलीव नहीं करेंगे, ये काम करने के बाद विद इन 3 मंथ्स 90 डेज, रिकॉर्ड है इंडियन गवर्नमेंट के पास, 90 डेज के अंदर 28 राज्यों का गाइडलाइन बन गया था, वो खुद बनाए थे। इतना लेबर करके यहाँ से गए थे 5 दिन के अंदर कि वो जाके 15-20 दिन बैठे और उसका अपना गाइडलाइन बना के सेंटर को सबमिट कर दिया। 3 महीने के अंदर वो एक्सपर्ट्स अपना स्टेट गाइडलाइन बना दिए। उसे कहते हैं राइट्सअप। ट्रेनर्स के पास राइट्सअप का एक जज्बा होना चाहिए कि एक बार मैं आ गया सीखने के लिए, तो सवेरे 7 से रात 12 बजे तक मैं सीखूंगा, क्योंकि कल मेरे पास टाइम नहीं। तो एज ए ट्रेनर, इसलिए आप लोग सिलेक्शन हुआ है यहाँ पर, इसलिए मैं आपको बधाई देता हूँ, क्योंकि बहुत कम जगह में ऐसे टीम को सिलेक्ट की जाती है, बहुत कम स्टेट में ऐसे टीम है। आप लोगों को, स्टेट गवर्नमेंट को साधुवाद देता हूँ कि आप लोगों को उन्होंने सिलेक्ट किया। बहुत सारे स्टेट तो सिलेक्ट करते नहीं है, वो बोलते हैं हमारे ऑफिसर ठीक है भैया, एनजीओ से हम काम नहीं करा सकते। लेकिन मैं इस स्टेट गवर्नमेंट को साधुवाद देता हूं कि आप लोगों को यहाँ सिलेक्शन भी किया और आप लोग सिलेक्ट होकर भी आए। तो मैं आपको भी साधुवाद देता हूं कि आप अपने हुनर दिखाए होंगे, जिसके लिए आपको सिलेक्शन भी मिला है। तो आपके पास हुनर है, आपके पास काबिलियत है और आपके पास एक्सपर्टीज भी है, इसीलिए आपको यहाँ सिलेक्शन मिला है। तो इसका फायदा उठाना होगा, आपको सीखना पड़ेगा। 3 दिन के अंदर आप अपना रोल समझ कर जाइए, सिर्फ एक टॉपिक समझ कर मत जाइए, करना क्या होगा यहाँ से जाने के बाद, ये सीख कर जाइए। क्योंकि तुरंत यहाँ से जाने के बाद गवर्नमेंट आपको कहेगी, टारगेट दे देगी, यह काम आपको देना पड़ेगा। अगर आप सीख कर नहीं जाओगे क्या डिलीवर करना है, तो आप अपना टारगेट फुलफिल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ पॉवर्टी क्या है, जैसे कि आपने देखा होगा हमारे जितने भी डेफिनेशंस है, पॉवर्टी मतलब हमारे पास पैसा नहीं है, बीपीएल 15,000 या एपीएल 1 लाख, ये सब ऐसा हिसाब आ जाता है, तो इसे हम पॉवर्टी मानते हैं, गरीबी मानते हैं। पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है, हमारे पास घर नहीं है, ब्ला 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 थिंग्स। लेकिन एज ए ट्रेनर ये पॉवर्टी का स्टेटमेंट आपके लिए काफी नहीं है। तो पॉवर्टी और कहां कहां कवर करता है, देखिए। पहला पॉवर्टी होता है कि हमारे पास रिसोर्सेस तक पहुंच नहीं है। जितने भी रिसोर्सेस है, जिसका उसके पास पहुंच नहीं है, वो गरीब है। एक्सेस टू रिसोर्सेस नहीं है तो आप गरीब हो, 1 नंबर। एक्सेस टू एंटाइटलमेंट्स, जो आपका हक है, वो भी आपको नहीं मिल रहा है। अगर एक्सेस टू एंटाइटलमेंट्स नहीं है तो आप गरीब हो, नंबर 2। पहला क्या बताया मैंने, एक्सेस टू रिसोर्सेस नहीं है तो आप गरीब हो। एक्सेस टू एंटाइटलमेंट्स, जो आपके हक है, वो नहीं है तो आप गरीब हो। थर्ड होता है एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन का भी एक्सेस नहीं है तो भी आप गरीब हो। कहां पर क्या हो रहा है वो इंफॉर्मेशन अगर आप तक पहुंच नहीं रहा तो भी आप गरीब हो। फोर्थ होता है एक्सेस टू बेसिक सर्विसेज। जो बेसिक सर्विस है, हेल्थ, एजुकेशन, घर, ये सब जितने भी होता है, ये एक्सेस टू बेसिक सर्विसेज नहीं है तो आप गरीब हो। और फाइनली एक्सेस टू फाइनेंस, आपके पास पैसा नहीं है तो आप गरीब हो। तो ये पैसा आता है लास्ट, फाइनेंस आता है लास्ट, उसके पहले ये 4 अगर नहीं है तो आप गरीब हो।
इसलिए हमारे गांव आज भी पिछड़ा हुआ है, क्योंकि वहाँ पर पैसों का कमी नहीं है, रिसोर्सेज का कमी नहीं है, लेकिन एक्सेस नहीं है लोगों का, वहाँ तक पहुँच नहीं है, जिसे आज ए ट्रेनर आपको ये एक्सप्लोर करना है और ये एक्सेस को एस्टेब्लिश करना है। जीपीडीपी का, एलएसडीजी का, पीडीआई का ऑब्जेक्टिव यही है, एंश्योर एक्सेस टू रिसोर्सेस, एंश्योर एक्सेस टू एंटाइटलमेंट्स, एंश्योर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड एंश्योर एक्सेस टू बेसिक सर्विसेज। ये चारों अगर हो सकता है तो आपका पॉवर्टी कम हो सकता है। अगर ये चार ऊपर से नहीं हो रहा है तो ये पॉवर्टी कभी कम नहीं होगा, आप कितने भी पैसे डाल दो। तो ये करने के लिए लोगों के पास इंटरेस्ट होना चाहिए, आपके पास भी इंटरेस्ट होना चाहिए। हम यही करेंगे कि पहले ये चारों को टच करेंगे, लोगों को कहेंगे कि भैया ये चारों एस्टेब्लिश करो, गरीबी कम हो जाएगी। दूर तो नहीं हो सकती अचानक, धीरे धीरे कम हो सकती है। तो ये गरीबी से हम कल शुरू करेंगे कि हाउ टू एड्रेस गरीबी, हाउ टू एड्रेस एंटाइटलमेंट्स, लाइवलीहुड्स हम कैसे टच करेंगे। कल हम उसी से शुरू करके फिर हेल्थ में जाएंगे। सो इसी के साथ आई थिंक आई विल कॉल इट अ डे। थैंक यू फॉर योर पेशेंस फॉर द डे। थैंक यू।